नमस्कार। आज है 16 नवंबर, दिन हो गया है सोमवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली पुलिस ने किया कैंसर की नकली दवा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। स्टार से बनाते थे कैप्सूल और गोलियां, डॉक्टर समेत 7 लोग अरेस्ट। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर, नियर टू एक्सपायरी गिफ्ट हैम्पर पर एक्शन में सरकार, स्टेक होल्डर से मांगा जवाब। जी बिजनेस ने 3 नवंबर को उठाया था मुद्दा। एजुकेशन के नाम पर आपको दिखाए जा रहे हैं सबसे ज्यादा फर्जी एड। आस्की की रिपोर्ट में खुलासा, इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। एक्शन में किस तरह से आया आस्की और क्यों एजुकेशन में चल रहा है फर्जी एड का पूरा खेल। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता। G20 समिट समापन के बाद इंडोनेशिया से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार ने दिखाया दम। निफ्टी और सेंसेक्स 52 हफ्तों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। निफ्टी बैंक ने बनाया रिकॉर्ड हाई। मेटल शेयरों की हुई जबरदस्त पिटाई। नासा का ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टेमिस 1 मून मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च। 50 साल बाद चंद्रमा पर इंसानी दस्तक की ओर पहला कदम। तो ये थी सुर्खियां। अब देख लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से खबरों का फ्लो आगे बढ़ रहा था। आज सुबह से गुजरात में काफी ज्यादा सियासी हलचल रही। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे। नामांकन से पहले शाह और भूपेंद्र पटेल ने रोड शो भी किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सीएम भूपेंद्र पटेल ने घाट लोडिया निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन भरा है। वर्तमान में भी वो वहीं से विधायक हैं। गुजरात में आगामी 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस बीच गुजरात की सूरत ईस्ट विधानसभा सीट पर भारी हंगामा मचने की खबर आई। 2 दिनों से जारी घमासान के बीच आज आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। कंचन जरीवाला ने 1 दिन पहले ही नॉमिनेशन दाखिल किया था। उसके बाद से वो लापता थे। आम आदमी पार्टी ने कंचन के किडनैप किए जाने के आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। इधर कंचन जरीवाला की नाम वापसी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात करके वहां से कार्यकर्ताओं को हटाया गया। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी का पद छोड़ दिया है। माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया। अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उस पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि दिसंबर से पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को उपचुनाव है। ऐसे में राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। अब ऐसे समय में माकन ने इस्तीफा देना और कांग्रेस की खींचतान में नया चैप्टर माना जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को आफताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी। इस सनसनीखेज मर्डर केस में आरोपी आफताब लगातार जांच भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने बताया कि आफताब श्रद्धा के मोबाइल और कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई आरी को लेकर सही जानकारी नहीं दे रहा। वो अभी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात बता रहा है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड मामले में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आज श्रद्धा की जिस तरह से हत्या की गई है उस आधार पर ऐसे लोगों को खुले में फांसी पर लटका देना चाहिए। इसे लव जिहाद कहें या कुछ कहें, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही हैं। साथ ही राउत ने कहा कि कानून कुछ नहीं करेगा, समाज को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इधर उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन पर बड़ा फैसला हुआ है। अब राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में 10 साल की सजा होगी। ये फैसला आज उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में हुआ। राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन अब
संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इस बैठक में कुल 26 रेजोल्यूशंस पास किए गए। ये भी तय किया गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बहुत ही अहम खबर से। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने वाले लोगों को झटका देने वाली खबर आई है। हालांकि इस खबर में एक राहत की बात भी है। झटका यह है कि एक गिरोह सक्रिय था जो कि कैंसर के नाम पर जो दवाइयां बिकती हैं उनको सस्ते में बेचता था, नकली दवाइयां बेचता था। दिल्ली पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कैंसर की नकली दवाएं बेचने का कारोबार कर रहा था। जांच में सामने आया कि ये लोग स्टार्च से टैबलेट और कैप्सूल्स बनाते थे और जरूरतमंदों को सस्ते दामों पर बेच रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह के डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 करोड़ की 20 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कैंसर दवाइयां बरामद की हैं। ये गिरोह लंबे समय से नकली जीवन रक्षक दवा बनाने में देश और विदेश के गिरोहों के साथ संलिप्त थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरोह से जुड़ा डॉक्टर पवित्र नारायण प्रधान ने 2012 में चीन से एमबीबीएस पूरा किया और उसके बाद से ही वो यहां आकर अपने साथियों के साथ इस पूरे गिरोह की गतिविधियों में संलिप्त था। अमरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बेहद चौंकाने वाला ये खुलासा। कैंसर जैसी दवाएं और उनका ये नकली कारोबार कर रहे थे, उनकी सस्ती और नकली दवाएं बेच रहे थे। कब से चल रहा था इनका ये धंधा? जी दीपक, बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ा ही सनसनीखेज टाइप का मामला है। और जिस तरह से जीवन रक्षक दवाएं या फिर डॉक्टर को लोग भगवान की तरह मानते हैं, वो ही डॉक्टर इस पूरी साजिश का एक मेन मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत दिल्ली पुलिस के अनुसार पिछले 2 महीने से चल रही थी। 2 महीने से दिल्ली पुलिस को एक टिप मिली थी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ दवाएं उन्होंने खरीदी जो कि सस्ते दाम पर बड़ी आसानी से मिल गई थी। उसी को पेग मानकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी और जांच में ये पाया कि कोई एक बड़ा सिंडिकेट है इसके पीछे जो कि काम कर रहा है, जो कि कई सारे मेडिकल स्टोर्स, बड़े अस्पतालों के साथ मिलकर डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब कहता है कि वो ये दवाएं लिखें और वो दवाओं को आसानी से जो ई पोर्टल्स हैं, इसके अलावा कई सारे ऐसे कुरियर सर्विसेज हैं जिनके जरिए वो ग्राहकों को मौजूद कराता था। मसलन आज भी हमने दिल्ली पुलिस की इस पड़ताल के बाद उन्हीं दवाओं की लिस्ट लेकर जब हमने सर्च करना शुरू किया था ऑनलाइन पोर्टल्स पे, तो वो दवाएं आज भी उन पोर्टल्स पे उपलब्ध हैं। और जब हमने उनके लिए बातचीत करने की कोशिश की तो जो दवा मार्केट में 4 लाख, 4.5 लाख रुपए प्रति 10 टैबलेट के हिसाब से उपलब्ध है, वो ही दवाएं वो पोर्टल पे मेंशन है ऑलरेडी कि 3,20,000 रुपए, 2,15,000 रुपए में है। और जब आप उनको कॉल करेंगे तो वो साफ आपको कहते हैं कि ये इस वजह से सस्ती है क्योंकि हम आपको ओरिजिनल बिल नहीं दे रहे हैं, बाकी दवाएं ओरिजिनल हैं, आप जब चाहें इसको खा के देख सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जब मरीज को ये लगता है कि चूंकि दवाएं इतनी महंगी है, 4 लाख की दवा अगर हमको 2 लाख में मिल रही है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके प्रति आकर्षित होगा क्योंकि उस इस मुकाम पर तब जबकि उसका मरीज जो है मौत और जिंदगी से जूझ रहा हो, वो बिल और उसके बाकी जो प्रॉस एंड कॉन्स है उसको नहीं देखता है। इसी बात का फायदा उठाकर ये पूरा गिरोह काम कर रहा था और अब तक इन्होंने लगभग 2.5 साल से इनका काम, जो अभी तक जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार पिछले 2.5 साल से लगातार ये प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह इसको चला रहे थे, जिसमें स्टार्च समेत कई सारे ऐसे केमिकल से ये दवाइयां बनाते थे जिसमें जो एपीआई जो निर्माण कहिए या फिर स्टार्च वाला काम वो दिल्ली वाला गिरोह करता था। कैप्सूल सप्लाई चंडीगढ़ से होती थी और इसकी मार्केटिंग की जो सारी रूपरेखा थी, जो प्लानिंग थी, वो जो इनका बांग्लादेश का साथी था वो करता था। और ये सारे डॉक्टर जो है वो चाइना से एमबीबीएस करके आए थे और वही इनकी मुलाकात भी हुई थी। और वहां इन्होंने पूरा एपीआई का जो फॉर्मूला था वो देख के तय किया था कि इसको उन नेशंस में, उन देशों में बेचकर या फिर उन देशों में इस तरह का स्ट्रेटजी का पालन करके हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं जहां पे आमतौर पे लोगों को पता नहीं चलता है। और चूंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर आपको पहले स्टेज के बाद पता चलता है तो उसमें बचने के चांसेस आमतौर पे कम होते हैं, या फिर जब तक पता चलता है तब तक आपके हाथ से बात निकल चुकी होती है। तो इनको लगता था कि पकड़े जाना मुश्किल है और प्रॉफिट का बिजनेस बनाया जा सकता है। इसी धंधे से इन्होंने कई सारे प्लॉट्स खरीदे थे और दिल्ली
में इनका एक बड़ा वेयर हाउस भी था जिसमें कि दवाएं नकली होती थी, और इन्होंने कुरियर सर्विस भी बाकायदा शुरू कर रखी थी, जिसके जरिए आपके ऑर्डर पर वो आपके घर तक या फिर उन जगहों तक, डॉक्टर्स तक या फिर उन मरीजों तक वो दवाइयां पहुंचाते थे। बिल्कुल। तो बड़ा ही आसान तरीका था, बड़े सुनियोजित तरीके से पूरा धंधा चला रहे थे जी। बिल्कुल। और बीते 2.5 साल से जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन पता चली है, 2-2.5 साल से ये संलिप्त थे। अब जैसा कि अमरीश बता रहे हैं कि अभी भी अगर इस तरह की दवाएं अवेलेबल हैं तो वो कब तक मार्केट से बाहर निकलेंगे, और क्या इस तरह के गिरोह और भी सक्रिय हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए जी मीडिया ने बाजारों में जाकर रियलिटी टेस्ट किया, लोगों, केमिस्ट और फार्मा वालों से जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें कैंसर की दवाओं को लेकर कोई जानकारी है। दवाई लेने बाजार में उतरते हैं क्योंकि बीमारी है, बीमारी को ठीक करना है। आप भरोसा करते हैं सबसे पहले डॉक्टर पे और डॉक्टर की दी हुई दवाइयों पर। लेकिन जब आपको पता चले कि वो बाजारों में, वो इन दवाई की दुकानों पर वो जो आपके लिए दवाइयां मिल रही हैं ना, यानी कि जिनसे आपको उम्मीद है कि शायद इस बीमारी से मैं बच पाऊं, वो जो बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर ने दवाई लिखी है उससे, तो शायद वो आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अभी जो नकली दवाइयों का मार्केट है ना, वो फैल चुका है। दिल्ली पुलिस ने यहां पर पकड़ा है एक गिरोह को, जो कि एक इंटरनेशनल गिरोह है। पिछले 4 सालों से लगातार दिल्ली के बाजारों में नकली दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहा था। और इस गोदाम में, जब गाजियाबाद में बने इस गोदाम में दिल्ली पुलिस गई तो उनको पता चला कि वो कैंसर की नकली दवाइयां अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था पिछले 4 साल से। सर, आपका नाम सबसे पहले? रवि मोदी, वाइस प्रेसिडेंट विद मैक्लियर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। सर, आप तो इन चीजों से वाकिफ रहते हैं। वो नकली दवाइयों का बाजार है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको कोई नहीं कह सकता कि नहीं, हर जगह दवाइयां नहीं। ये बाजार लगातार तेजी से पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है। हाँ, ये नकली दवाई की बाजार बढ़ती जा रही है और ये परेशानी हम लोगों को भी है। हम लोग अपनी लेवल पे, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से अपने लेवल पे जांच कराती है और बार कोड डाल करके कोशिश करती है कि लोग, कस्टमर्स को बार कोड को स्कैन करें और देखें कि ये नकली है या असली है। एक तो कैंसर के मरीज खुद ही परेशान रहते हैं, उनकी जो इलाज है एक तो बहुत कॉस्टली है। अगर आप एक सिंपल सा उसका रेडिएशन थेरेपी भी कराएं तो उसको झेलना, उस पेशेंट को झेलना, उसके परिवार वालों को झेलना, यू कैन इमेजिन 8 से 10 लाख रुपया। कोई भी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो भी वहाँ खर्च है। जो अगर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वैसे एक प्रोटोकॉल समझाएं कि एक दवाई का आप तक पहुंचने का क्या वो पूरा एक साइकिल में आती है। पहले कंपनी में मैन्युफैक्चर, उसके बाद उसके स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट से हमारे पास, स्टॉकिस्ट से आपके पास आती है। तो प्रॉपर बिलिंग वाला है ये। वो अगर बिना बिलिंग के कोई बोल रहा है कि मैं आपको सस्ती दे दूंगा, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। अथॉरिटीज को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये गिरोह तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे बहुत से गिरोह और हैं पूरे देश में जिन पर आज लगाम लगानी जरूरी है, क्योंकि वो बेगुनाह, आप सोचिए, वो मरीजों की जान इसके कारण जा रही है, जो कि सोचते हैं कि शायद दवाई लेने से हमारी जान बच जाए या हम ठीक हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया। और जी बिजनेस हमेशा से आम लोगों के इसी तरह के मुद्दे उठाता रहा है। एक और हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और जी बिजनेस की मुहिम पर सरकार भी एक्शन में आई है। एक बार फिर जी बिजनेस की मुहिम ने रंग दिखाया है और सरकार एक्शन में फिर आई है। दरअसल 3 नवंबर को जी बिजनेस ने अपने इसी शो इंडिया 360 में बताया था कि किस तरह से फेस्टिव सीजन के दौरान नियर टू एक्सपायरी या एक्सपायर हो चुके गिफ्ट पैक्स को बेचा जा रहा है। हमने इस दौरान न सिर्फ आम लोगों को जागरूक किया, बल्कि यह भी कहा था कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और नियर टू एक्सपायरी गिफ्ट हैम्पर बेचने वालों से जवाब तलब किया जाना चाहिए। जी बिजनेस ने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों थोड़े बहुत मुनाफे के लिए नियर टू एक्सपायर या एक्सपायर्ड गिफ्ट पैक्स बेचे जा रहे हैं और क्यों इनको लेकर कोई कड़ा नियम नहीं है। अब सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर्स को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नियर टू एक्सपायरी गिफ्ट को लेकर जी बिजनेस के हर सवाल का जवाब मांगा गया है। कंपनियों से पूछा गया है कि एक्सपायर्ड और नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट हटाने के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया गया है। जिन स्टेक होल्डर्स से सरकार ने जवाब तलब किया उनमें कई बिग प्लेयर्स भी शामिल हैं। आपको बताएं कि फेस्टिव सीजन के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां नियर टू एक्सपायर प्रोडक्ट बेचने की शिकायतें मिली थी। खुद उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की थी। ज्यादा डिटेल के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एकता सूरी, मेरी सहयोगी। पहले अमरीश, आपके पास आना चाहूंगा। ये चिट्ठी जो लिखी गई है इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और कब तक जवाब देने की बात कही गई है?
दीपक, चूंकि 3 तारीख को आपने बताया कि हमने खबर दिखाई थी और अपनी ही खबर का अपडेट लेने के लिए हम मंत्रालय के पास पहुंचे थे कि भी ऐसी चीजें हैं जो कि मार्केट में एक रेगुलर प्रैक्टिस होती जा रही हैं, और जिस तरह से फेस्टिव सीजन है, गिफ्टिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन दुकानें हैं जो कि हमने यहाँ गिफ्ट बुक किया और वहां डिलीवर हो जाता है, तो ऐसे में उसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म हमें दिखता नहीं, क्योंकि मैं खुद अगर बुक करता हूं तो मुझे नहीं पता कि सामने वाले के पास वो अच्छी असली चीज पहुंची है या नहीं पहुंची है। उसको संज्ञान लेते हुए सचिव ने साफ कहा है कि जी बिजनेस की जो प्रोग्रामिंग थी उसको हमने देखा है और आप एक बहुत अच्छा काम करें। उन्होंने हमको एक बधाई भी दी, साथ में ये भी कहा कि आपने जितने भी सवाल उठाए थे अपने शो के दौरान, उन सभी सवालों के पॉइंटर्स के साथ हमने इन सभी स्टेक होल्डर्स को, जिसमें कि कई बड़ी कंपनी शामिल हैं, जिसमें कि कई सारे एसोसिएशन है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, इसके अलावा जो बड़े चेन्स हैं जो इस तरह की चीजें गिफ्टिंग के पैकेजिंग के गिफ्टिंग के धंधे में है, इसके अलावा कई बड़ी कंपनियां जो कि ऑलरेडी अपने तरफ से गिफ्ट हैम्पर देती हैं, उनको चिट्ठी लिखी है और उनसे ये पूछा है कि आप क्या इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर मार्केट से ये सामान जो कि एक्सपायरी डेट के आसपास आ जाता है और वो बिकता नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुका होता है, उसको मार्केट से वापस लेने का आपने क्या मैकेनिज्म रखा है, क्या वो फ्रूटफुल है, अगर वो नहीं है तो अभी तक उस पर आपने क्या एक्शन लिया था, और कितना आपका सामान ऐसा है जो कि नियर टू एक्सपायरी है, जो कि मार्केट्स में है। ऐसे सभी सामान को अगले 15 दिनों के अंदर हमें ये बताएं कि आप अगर ऐसा कोई सामान है जो कि 10 दिन 15 दिन में मार्केट में है, तो उस एक्सपायरी के साथ उसको हटाना या उसको रीब्रांड करना, उसको रीपैकेज करना, उसको रिफर्बिश करने के लिए आपने क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है। इसके साथ एक और अहम सवाल जो हमने उठाया था कि कई सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं जो कि जिनमें एक्सपायरी डेट कहीं भी मेंशन नहीं होती और इस तरह की पैकेजिंग होती है जो कि हम सस्ते दाम के चक्कर में ले लेते हैं। सरकार ने उसके लिए भी उन सभी प्लेयर्स को कहा है कि छोटे छोटे जो पैक्स हैं उनके लिए रेगुलेटर को एक नया गाइडलाइन फ्रेमवर्क करने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में लगभग 10 से ज्यादा मीटिंग्स की हैं, जितनी हमें जानकारी मिली उसके अनुसार। और उस 10 मीटिंग्स में सभी जो रेगुलेटर्स हैं उनको साफ कहा है कि इसके लिए गाइडलाइंस फ्रेम कीजिए, और अगर आपके पास मौजूदा जो गाइडलाइंस है उनमें इन सब चीजों को मेंशन करके वापस से जारी कीजिए, और सभी सरकारों को और सभी स्टेक होल्डर्स को ये कहिए कि इसकी मॉनिटरिंग को और स्पीड अप किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन, गिफ्टिंग और ये नए साल तक ये सारी चीजें बदस्तूर जारी रहेंगी। शादियों का सीजन है, ऐसे में इसको निगरानी करने की जरूरत है, और शादियों का सीजन देखकर ही सरकार इस बात को हरकत में आई है। जी, और एकता सूरी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। एकता, जरा बताइए कि ये जो गिफ्ट पैक्स होते हैं ये किस तरह के चलन में है, ट्रेंड क्या है, किस तरह के गिफ्ट पैक जो है वो ज्यादा ट्रेंडी है? जी बिल्कुल दीपक, अभी जैसे एक फेस्टिव सीज़न, दिवाली का त्यौहार बीता है और क्रिसमस आने वाली है, तो हमने देखा है कि बहुत से कुछ ऐसे गिफ्ट जैसे कि चॉकलेट्स हो गई, हेल्दी टीज़ हो गई या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनका चलन जो है वो काफ़ी बढ़ गया। और ख़ास करके कोविड के बाद लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज भी करना चाहते हैं और त्यौहार भी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि हेल्थ के नाम पर जो हेल्थ टीज़ हो गई या फिर स्पेशल चॉकलेट्स हो गई या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गई, ये अक्सर एक्सपायरी डेट के आसपास होते हैं, और खास करके लो शुगर चॉकलेट्स हो गई या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होते पूरे साल, तो अक्सर अपनी एक्सपायरी डेट के आसपास ये प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां इनको खरीदती है, गिफ्ट हैम्पर्स के तौर पर बनाती है, या फिर एक इंडिविजुअल भी अगर कोई हैम्पर भेजता है किसी को, तो रिसीव करने वाला जब इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते भरोसे के साथ। इसके अलावा हेल्थ के नाम पर आप ये देख लेते हैं, अरे ये एक हेल्दी टी है, मैं इसे कंज्यूम करता हूँ, लेकिन एक्सपायरी डेट चेक नहीं की। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो पूरे साल नहीं लगे वो बल्क में अगर खरीदे जा रहे हैं, सस्ते में खरीदे जा रहे हैं गिफ्ट हैम्पर्स के नाम पर, जाहिर सी बात है कि ये सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए। अमरीश, आपका भी शुक्रिया, आपने ही सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी और अब इस पर एक्शन हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा मसला है जो जी बिजनेस ने उठाया है, और हमारे आम दर्शकों ने भी इसको महसूस किया होगा कि ज़्यादातर जब गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं तो आप उसके अंदर उसका क्वालिटी चेक नहीं करते हैं, उसका एक्सपायरी नहीं देखते हैं, और
जाने अनजाने में जब ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिए जाते हैं किसी के द्वारा, खास तौर से जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसका कितना एडवर्स इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ सकता है, ये कितना बड़ा संगीन मसला है। तो जो एक अच्छी भावना के साथ, अच्छी गुडविल के साथ आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या किसी से गिफ्ट ले रहे हैं, वो कैसे आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अब इस पर सरकार भी एक्शन में है। जी बिजनेस आगे भी इस पूरी खबर को ट्रैक करेगा अमरीश के माध्यम से। और कुछ कहना चाह रहे हैं अमरीश? दीपक, इसमें मंत्रालय ने और कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी ने, जो कि जिन्होंने की पूरी प्रोग्रामिंग हमारी देखी थी, इसको रीट्वीट भी किया था और प्रेज किया था काफी। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आप जब तक हम इस पे गाइडलाइंस नहीं बनाते तब तक ग्राहकों से ये अपील है कि जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो पहला तो उसके लिए पक्का बिल लीजिए, ताकि कोई एडवर्स इम्पैक्ट आता है या फिर आपका जो सामान आपने खरीदा है वो डेट के बाहर का है, तो उसके लिए आप जो भी क्लेम है, जो भी कानूनन आपको मिल सकता है कंपनसेशन, वो मिले। इसके अलावा कुछ भी खरीदने, कंज्यूम करने से पहले उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग और कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर चेक करें। कई बार पैक्स पर भी इस तरह के जो लेबलिंग करके उनको एक्सपायरी के साथ एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट को भी प्रिंट करके बेचा जा रहा है। तो कायदे से जब भी आप कुछ खरीदें तो इन सब चीजों को जरूर देखें और एक रेगुलर आदत बनाएं। अब सरकार अपने एंड पर तो इस पे काम कर रही है, लेकिन ग्राहकों को भी इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ग्राहकों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो कंपनियां इस तरह से, मैं तो कहूंगा, अगर मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही उपभोक्ताओं को कि आप नियर टू एक्सपायरी बेच देंगे, उनके दाम कम कर देंगे, कम दाम और चमकदार रैपिंग के चक्कर में आकर ग्राहक फंस जाएगा, तो वो कंपनियां भी ग्राहकों को मूर्ख न समझें और इस तरह के काम बंद करें। आपको जो भी काम करना है उसको आप एथिकल वे में कीजिए। और अब जो सरकार को जवाब देंगी कंपनियां, उस पर हमारी भी नजर रहेगी। हम भी देखना चाहेंगे कि सरकार को क्या जवाब देती हैं कंपनियां, क्या तर्क है उनके पास इस तरह के नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को चमकदार रैपर्स में बेचने का, क्या वो तर्क देते हैं। ये जरूर हम भी देखेंगे और इससे जुड़ी हुई खबर आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश आपका, एकता सूरी आपका भी शुक्रिया। और एक और महत्वपूर्ण खबर जी बिजनेस आपके लिए लेकर आया है। टीवी चैनल्स, प्रिंट और डिजिटल माध्यमों के जरिए जो विज्ञापन आप देखते हैं, उनमें से कई ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें फर्जी दावे किए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आस्की की माने तो 2021-22 के पहले 6 महीनों के मुकाबले 2022-23 के पहले 6 महीनों में विज्ञापनों के खिलाफ 14% शिकायतें बढ़ी हैं। आस्की की तरफ से जारी की गई छमाही शिकायत रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में 3,340 कुल शिकायतें आईं। सबसे चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा शिकायतें एजुकेशन से जुड़े विज्ञापनों को लेकर आई हैं, यानी कि आपके आसपास एजुकेशन से जुड़े हुए जो विज्ञापनों की भरमार है, उसके खिलाफ लोगों में शिकायतें भी बहुत मिल रही हैं। कुल शिकायतों में सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं शिक्षा से जुड़े फर्जी विज्ञापनों का है। इसलिए आप फिर सतर्क हो जाइए। जो ये एजुकेशन के नाम पर कोई कोर्स बेचने के नाम पर जो आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, जो विज्ञापनों के माया जाल में, भ्रम जाल में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उससे आपको बचना है। कुल शिकायतों में शिक्षा की हिस्सेदारी 27% है। रिपोर्ट में सामने आया है कि ज्यादातर विज्ञापनों में आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। आस्की की इस जो छमाही रिपोर्ट है उस पर पूरी डिटेल के लिए इस वक्त हमारे साथ एकता सूरी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। एकता, बताइए आस्की की इस रिपोर्ट में किन मीडियम्स में सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं और कैसे एजुकेशन सेक्टर फर्जी विज्ञापनों की चपेट में आता जा रहा है? जी बिल्कुल दीपक, आस्की की ये जो 6 मंथली कंप्लेंट रिपोर्ट निकली है, इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों की नींव रखने वाला एजुकेशन जो सेक्टर है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिली हैं। 27% कंप्लेंट्स जो आई हैं वो एजुकेशन सेक्टर से आई हैं, जिसमें से 22% कंप्लेंट्स जो हैं वो क्लासिक एजुकेशन मॉडल को लेकर हैं और बाकी की जो 5% हैं वो एडटेक सेक्टर को लेकर हैं। इसके अलावा पर्सनल केयर हो गया, उसकी 14% ऐसी एड्स हैं जो कि मिसलीडिंग है, गलत दावे करती हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से 13% ऐसी एड्स हैं जो भ्रामक एड्स हैं। फूड एंड बेवरेजेस को लेकर भी कुछ ऐसी एड्स हैं 13% जो कि ऐसे दावे करती हैं कि अगर आप इस ड्रिंक को पिएंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे या आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी हमें चौंकाने वाली बात ये भी दिखी कि जो सबसे कम एड्स, भ्रामक एड्स जिसे हम कहा जा सकता है, वो गेमिंग सेक्टर से दिखी, शायद इस वजह से क्योंकि इस समय सरकार की नजर गेमिंग सेक्टर पर है। दूसरी बात जो है आस्की की रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली,
वो है इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट पर। एस्की ने कहा है कि पर्सनल केयर हो, हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, क्रिप्टो हो, गेमिंग हो, इन सब को लेकर जो इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट बनाते हैं उस पर एक सवालिया निशान लगाया है, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अधिकतर डाइटिशियन नहीं होते लेकिन आपको डाइट की सलाह देते हैं, डॉक्टर नहीं होते हेल्थ की सलाह देते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं होते, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते लेकिन स्किन केयर की सलाह देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर ये नुस्खों की रील बनाते हैं जो कि मिसलीडिंग होता है। और हमने देखा भी कि क्रिप्टो की सलाह देने वाले कितने इन्फ्लुएंसर्स जिनकी बातें सुनकर लोगों के लाखों करोड़ों डूब गए। तो इसलिए एस्की ने ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट पर भी सवाल उठाया है अपनी रिपोर्ट में। जी शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के आस्की के फर्जी विज्ञापनों को लेकर ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस पर हम आम लोगों से अपील करते हैं कि आप जिस भी विज्ञापनों को अपने आसपास देखें एकदम बंद आंखों से उस पर भरोसा ना करें। उसके पीछे एक भ्रम भी हो सकता है, एक मायाजाल भी हो सकता है और इसीलिए आस्की की ये रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी एक और कवर स्टोरी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर उतरने का ऐलान कर डाला है। ट्रंप ने आज घोषणा की कि वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। इसके लिए ट्रंप ने संघीय चुनाव आयोग के पास आधिकारिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने के लिए वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने अभी तक महानता देखी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ये तीसरी बार है जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। पहले ट्रंप 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और इसके बाद उन्हें 2020 में भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए, मुंह की खानी पड़ी उन्हें जो बाइडेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन पर निशाना साधा है। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने देश को निराश किया है। बताएं कि ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में अपने शासन से जुड़े कई आपराधिक मामलों में जांच का मामला भी सामना कर रहे हैं। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने सोचा था सर कि रिजल्ट से पहले शायद कुछ सांस लेंगे, कुछ थोड़ा सा स्पेस लेंगे, ब्रीदिंग स्पेस लेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन सबको चौंका दिया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सर उनसे ये अनाउंसमेंट? दीपक जी, क्या बात थी कि इलेक्शन से पहले इन्होंने ये इस तारीख की घोषणा कर दी थी। तो अब अगर नहीं करते 15 नवंबर को ये घोषणा, तो लोगों को लगता कि जो बुरी परफॉर्मेंस रही है रिपब्लिकन्स की, स्पेशली ट्रंप के द्वारा जो कैंडिडेट सपोर्टेड थे वो रिपब्लिकन एरियाज में तो जीते हैं, बट जहां कांटे की टक्कर थी वहां 100% हारे। तो काफी इनसे निराशा आई है रिपब्लिकन रैंक एंड फाइल में। तो अगर नहीं करते तो लोगों को लगता है इनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। दूसरा बात थी कि ये बहुत सारे कैंडिडेट्स उतरने वाले हैं। उनके जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो, ऐसे करके 8 से 9 और पोटेंशियल नाम है। तो उन सब से आगे ये चलना चाह रहे थे। और तीसरी बात है, इनके ऊपर काफी क्रिमिनल और सिविल केस चल रहे हैं। तो इनके लॉयर अब कोर्ट में बोलेंगे कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाती इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, जो होपफुली कोर्ट्स उसको थ्रो आउट करेंगे। तो ये 3 तरफा इनकी सोच थी आज ये घोषणा करने में, दीपक जी। बट सर जो मिड टर्म इलेक्शंस में जो हाल हुआ है सीनेट मेजॉरिटी को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं ट्रंप? उनकी आगे क्या चाल रहेगी? क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे कि साहब की रेड वेव होगी, वैसा तो कुछ दिखा नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे आंकते हैं आप ट्रंप की पोजीशन को? बहुत सही कहा आपने। देखिए, ज्यादातर इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हारते हैं जब ये मिड टर्म पोल आते हैं इनके पार्लियामेंट के। तो ज्यादातर सिर्फ एक जॉर्ज बुश जीते थे 2002 में, क्योंकि सितंबर 11 तब हुआ था आक्रमण 2001 का। तो 2002 में जॉर्ज बुश जीते थे। अदरवाइज पहले सत्र में ओबामा भी हारे, क्लिंटन भी हारे, जिमी कार्टर हारे, रोनाल्ड रीगन हारे। तो पिछले 80 साल का आप देखें रिकॉर्ड, सिर्फ FDR जीते थे
1930 के दशक में जो रूजवेल्ट सबसे महान राष्ट्रपति जो थे, और ये जॉर्ज बुश टू जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिकॉज सितंबर 11 का अटैक हुआ था तो पूरा देश उनके पीछे आ गया था। तो हार निश्चित थी, बट बहुत कम 6 सीटों से हारेंगे। अभी तक इनकी गिनती चल रही है, बट लगभग 6 सीटें कम आएंगी डेमोक्रेट्स की, जो बहुत कम है। ओबामा के टाइम 60 सीटें गई थी, ट्रंप के पहले कार्यकाल में 48 सीटें कम आई थी। तो सेनेट जीत गया डेमोक्रेट्स, और रिपब्लिकन से इसमें बहुत कम मेजॉरिटी है। और इससे क्या होगा, ट्रंप के जो कैंडिडेट्स हैं वो हर वक्त बंदूक रखेंगे पार्टी लीडरशिप के सर पे और उनको विवश करेंगे ट्रंप का एजेंडा चलाने में। तो इतनी नैरो मेजॉरिटी से ज्यादा रिपब्लिकन का एजेंडा मुश्किल हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म का एजेंडा और तेज हो जाता है। जो ट्रंपिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनका बोलबाला ज्यादा हो जाता है। अच्छा सर, उनके प्राइमरी राइवल्स को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि चाहे वो कंजर्वेटिव हो या मॉडरेट रिपब्लिकन्स हो, शायद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे ट्रंप को आगे बढ़ाने में। माइक पेंस का आपने जिक्र कर ही दिया। एक और है जो गवर्नर बन के आए हैं, उन्होंने तो खुलेआम कह दिया था कि आप तो आओ मत यहाँ अब चुनाव में, आपको हम देख लेंगे वरना। तो विद इन द पार्टी प्राइमरी राइवल्स का जो चुनौती है ट्रंप की, वो किस तरह से देखते हैं आप? एक्सेप्टेंस है क्या पार्टी में उनकी अब? है, देखिए रिपब्लिकन वोटर जो है दीपक जी, वो 50% ट्रंप के साथ है, तो काफी बड़ी एक्सेप्टेंस अभी भी है उनकी। हमें लग रहा है ब्रॉडर अमेरिका देखें तो इंडिपेंडेंट्स और अनडिसाइडेड वोटर वो ट्रंप के पास नहीं जाएंगे, तो इनकी हार तो निश्चित है। अगर ये खड़े हुए, अगर बाइडेन होते हैं या कोई और टक्कर का डेमोक्रेट कैंडिडेट रहेगा तो बहुत मुश्किल रहेगा ट्रंप को जीतना। बट विद इन रिपब्लिकन पार्टी 50% इनका वोटिंग है शेयर, और अगर 8-9 उतर आए कैंडिडेट तो अगर स्प्लिट वोट हो जाता है, पिछली बारी भी 40% रिपब्लिकन वोट पे ये प्रत्याशी बन के आगे निकले थे 2020 में 2016 में। तो अगर ये स्प्लिट हो जाता है वोट और 8 से 9 लोग हैं, ये रॉन डी सैंटिस हैं, फ्लोरिडा के गवर्नर, माइक पेंस हैं उनके उपराष्ट्रपति, पॉम्पियो हो गए उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, टेड क्रूज हैं टेक्सास के, ऐसे ही 8-9 और लोग हैं गवर्नर्स रिपब्लिकन। तो इनकी टक्कर का कोई और नहीं है। ये रॉन डी सैंटिस हो सकते हैं क्योंकि वो ट्रंपिस्ट हैं, अपनी सारी स्ट्रैटेजी में 44 साल के ही हैं और ट्रंप से उनका कोई बैगेज नहीं है ट्रंप की तरह, तो उनका काफी हो सकता है उनको चांस मिले। बाकी आप देखिए रूपर्ट मर्डॉक के फॉक्स न्यूज ने ट्रंप को जेटिसन कर दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट में एक्चुअली आर्टिकल निकाला, ट्रम्पटी डम्पटी, जैसे हम हमटी डम्पटी कहते हैं, उन्होंने ट्रम्पटी डम्पटी कहा, हैड अ ग्रेट फॉल। तो रूपर्ट मर्डॉक जो सबसे बड़े सपोर्टर थे ट्रंप के, वो हट गए हैं। केन ग्रिफिन जो सिटाडेल हेज फंड चलाते हैं, जो उनके सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं रिपब्लिकन पार्टी को जो फंड करते हैं, उन्होंने बोला सीधा कि ट्रंप की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फंडर्स और आम जो उनके प्रोमिनेंट जो बैकर्स हैं वो हट गए हैं, बट रैंक एंड फाइल में 50% वोट रिपब्लिकन का अभी भी ट्रंप की तरफ है। तो हारे नहीं है और ये छोड़ेंगे भी नहीं, अंत तक पूरा डैमेज करके जाएंगे। अगर इनको नहीं करने दिया तो पार्टी को ये कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं वोट को। बिल्कुल इम्पल्सिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। हम सब जानते हैं उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। यूएस कैपिटल राइट जो हुआ, उसके बाद तो फिर उसके बाद फेसबुक बैन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हटाया गया। अमेरिका फर्स्ट की उनकी पॉलिसी रही है। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट से वो बाहर आए, जिसमें पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था, ईरान न्यूक्लियर डील था। इस तरह के बहुत कंट्रोवर्शियल मूव्स उनके रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इम्पल्सिव लीडर हैं। अब देखते हैं कि विद इन द पार्टी जो एक्सेप्टेंस जो 50-50 अभी बग्गा साहब बता रहे हैं, क्या वो उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में कर पाएंगे, या फिर जो उनके राइवल्स हैं विद इन द पार्टी उनको साइडलाइन करवा पाने में कामयाब हो पाएंगे। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि ट्रंप की आगे की मूव्स जो हैं वो क्या है। लेकिन हाँ, 2024 तक मुझे लगता है कि सुर्खियों में
ट्रंप बने रहेंगे। भगत सर, मैं सही कह रहा हूं? बहुत दिलचस्प रहेगा 2024 तक ट्रंप के हर मूव को देखना। जी बिल्कुल, वो छोड़ेंगे नहीं, शोमैन है और रियलिटी टीवी की तरह चलाते हैं पॉलिटिक्स को भी, और झूठ बोलने से नहीं कतराते। आज की भी स्पीच देखिए तो बहुत सारे उसमें फैक्ट चेकिंग आप कर सकते हैं, बट उनको फर्क नहीं पड़ता, चमड़ी बहुत मोटी है, तो वो बने रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आसानी से। और अगर 5-6 कैंडिडेट आ गए तो बड़ी आसानी से ये प्रत्याशी बन जाएंगे, क्योंकि 50% रिपब्लिकन वोट है, 30-40% पे वो प्रत्याशी बनने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यही है कि अगर एक कैंडिडेट कोई निकल के आए कॉन्सेंसस का, उनसे टक्कर ले तो बड़ी बात है, नहीं तो काफी मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी है ट्रंप भी 2024 में रिपब्लिकन कैंडिडेट रहेंगे। बिल्कुल। और जब से वो ऑफिस से बाहर गए हैं पोटस की भूमिका में, तिकड़म लगाते रहे, वो उन्होंने हार आज तक स्वीकार की नहीं है। वो अभी तक यही मानते हैं कि उनकी हार हुई नहीं है, तो तिकड़म लगाते रहेंगे, इंगेज करके रखेंगे पूरी दुनिया की ऑडियंस को, और काफी एंटरटेनमेंट रह सकता है 2024 तक का अमेरिका का चुनाव। बहरहाल, थैंक यू सो मच सर, बहुत दिलचस्प तरीके से आपने विश्लेषित किया ट्रंप साहब की पूरी जर्नी को और उनकी आने वाली जो जर्नी रह सकती है 2024 तक उसे। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए सर। आइए अब बात करते हैं G20 की। इंडोनेशिया के बाली में ऐतिहासिक तस्वीरें देखने को मिली हैं। भारत को G20 की अध्यक्षता औपचारिक तौर पर सौंप दी गई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। आधिकारिक तौर पर भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत बना G20 का नया बॉस। G20 में मोदी क्रांति। G20 में भारत को सम्मान की ये तस्वीरें देखिए। जब इस बड़ी जिम्मेदारी को पीएम मोदी को सौंपा गया, भारत अब G20 का नया अध्यक्ष है और अगले साल होने वाली बड़ी बैठक की अध्यक्षता करेगा, जिसमें महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की सरजमी पर पहुंचेंगे। बाली में G20 की बैठक में औपचारिक तौर पर भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आधिकारिक तौर पर भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी, जिसके बाद पीएम मोदी ने इसे गर्व की बात बताया। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। इतना ही नहीं, G20 के इस मंच से पीएम मोदी ने कई अहम द्विपक्षीय मुलाकात भी की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के भारतीय मूल के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात शामिल थी। मैक्रों से मुलाकात के दौरान रक्षा, परमाणु, ऊर्जा, व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि हमेशा की तरह इमैनुअल मैक्रों के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने समेत विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। भारत फ्रांस के निकट संबंध वैश्विक भलाई की शक्ति रखते हैं। फ्रांस के अलावा पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम और इटली की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। G20 की प्रेसिडेंसी लेते लेते भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया को ये जता दिया कि भारत बड़ी जिम्मेदारी लेना भी जानता है और उसको निभाना भी जानता है। दुनिया के पिछड़े देशों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करके भारत ने यह भी जताया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है और तरक्की में सभी को भागीदार भी बनाता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, बाली, इंडोनेशिया। जिम्स, फिटनेस सेंटर्स, प्रोटीन सप्लीमेंट, हार्मोनल दवाएं बेचने का अड्डा बन चुके हैं। महाराष्ट्र एफडीए ने फिटनेस एंड वेलनेस स्टोर पर छापा मारा। अवैध रूप से बेची जा रही प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी, इंजेक्शंस पकड़े। रेड में टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन भी मिले जो बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लिए जा सकते। हाल ही के दिनों में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एफडीए ने यह कार्रवाई की है।
जिम और वेलनेस सेंटर्स में बॉडी फिटनेस के नाम पर धड़ल्ले से ऐसी एनर्जी बूस्टर्स दवाएं बिक रही हैं जो प्रतिबंधित हैं। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा रोड के एक फिटनेस एंड वेलनेस स्टोर पर छापा मारा तो हैरान रह गए। छापेमारी के दौरान वहां से मेफेंटोमाइन और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के साथ ग्रोथ हार्मोन से जुड़े प्रतिबंधित इंजेक्शंस बरामद किए गए। इतना ही नहीं, FDA ने छापेमारी में ऐसे 5 दर्जन से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए हैं जिन्हें बगैर लाइसेंस के बेचा ही नहीं जा सकता। दरअसल वर्कआउट के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह जिम खुल गए हैं और कई ऐसे जिम मिल जाएंगे जिनमें एक तो स्किल्ड ट्रेनर्स नहीं होते, वहीं एनर्जी सप्लीमेंट्स के नाम पर यहाँ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो जाता है सो अलग, क्योंकि यहाँ ऐसी प्रतिबंधित दवाएं भी मिल रही हैं जो जानलेवा हैं। हाल ही के दिनों में वर्कआउट के दौरान कई सेलेब्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ऐसे में जिम में वर्कआउट करने के तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे। खासकर अनाप शनाप एनर्जी सप्लीमेंट्स बेहद जोखिम भरे साबित हो रहे हैं। प्री वर्कआउट के दौरान वे प्रोटीन का खूब चलन है। एक्सपर्ट्स की सलाह लेने पर यह फायदेमंद साबित होता भी है, लेकिन लंबे समय या ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से किडनी की समस्याओं की खबरें भी मिली हैं। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में कैफीन और नियासिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। कैफीन के अधिक सेवन से उल्टी या मितली की समस्या, स्किन एलर्जी के साथ साथ दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं बॉडी में नियासिन के बढ़ने से लो ब्लड प्रेशर, लिवर और किडनी की समस्याएं हो सकती हैं। मसल्स दिखाने के लिए प्रतिबंधित मेफेंटोमाइन इंजेक्शन का भी गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। सिंपेथोमिमेटिक एजेंट के तौर पर यह काम करता है। वहीं मसल्स दिखाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन का स्टेरॉइड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके गंभीर स्किन संबंधी एलर्जी और दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं। स्टेरॉइड्स कुछ समय के लिए स्टेमिना जरूर बढ़ाता है, लेकिन इससे पेट में गैस, कब्ज और हार्मोन्स बिगड़ने का खतरा भी रहता है। कई बार इसके ओवरडोज से लिवर और फेफड़े तक प्रभावित हो जाते हैं। फिलहाल जिम जाने से पहले ये मन में बिठा लें कि बॉडी को फिट रखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। ऐसे में अनाप शनाप प्रोटीन पाउडर्स हों, स्टेरॉइड्स हों या हार्मोन्स को उत्तेजित करने वाले अनाप शनाप प्रोडक्ट्स, इनसे बचकर ही रहें तो अच्छा है। हाँ, एनर्जी सप्लीमेंट जरूर लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स की सलाह पर ही, ताकि आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मदद मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमसीडी चुनाव में टिकट के लिए कैश मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले समेत 3 लोगों को दिल्ली एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इन सभी पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप है। इस गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता पर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप लगा है। दरअसल आप कार्यकर्ता गोपाल खारी ने अपनी पत्नी शोभा खारी के लिए कमला नगर के वार्ड नंबर 69 से टिकट मांगी थी। आरोप है कि टिकट के लिए गोपाल से 90 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश पति त्रिपाठी को 35 लाख और राजेश गुप्ता को 20 लाख रुपए दिए। गोपाल के मुताबिक बाकी के 35 लाख रुपए नाम की घोषणा के बाद दिया जाना तय था, लेकिन लिस्ट में नाम न आने के बाद गोपाल ने इसकी शिकायत अखिलेश पति त्रिपाठी के साले से की। तब अखिलेश के साले ओम सिंह ने पैसे वापस करने की बात कही। शिकायतकर्ता गोपाल द्वारा एसीबी को दिए गए वीडियो के मुताबिक शिकायतकर्ता ने 35 लाख रुपए दिए, लेकिन उसे 33 लाख रुपए ही लौटाए गए। जब शिकायतकर्ता ने पैसे कम होने की बात कही तो ओम सिंह ने कहा कि चेक करके बताता हूँ। पैसे कम होने की वजह से शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एसीबी से की और सबूत के तौर पर बातचीत का एक वीडियो दिया, जिसमें पैसे को लेकर ओम सिंह और शिकायतकर्ता गोपाल के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। जिसके बाद एसीबी ने अखिलेश त्रिपाठी के साले ओम सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग टिकट बांटते वक्त 90 लाख रुपए ले सकते हैं, वो जनता की क्या सेवा करेंगे। तो वहीं बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए मोर्चा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संभाला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ये जान चुकी है कि एमसीडी का चुनाव वो हार रही है और इस घटना से ये साफ हो गया कि हमारी पार्टी में पैसे लेकर टिकट नहीं दिए जाते हैं। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि एसीबी की जांच चल रही है और जांच में साफ हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव बेहद मजेदार होने वाला है। दिल्ली से संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
और हमने शुरुआत में आपको बताया था कि किस तरह से आज गुजरात में सियासी हलचल रही और अब इस हलचल के केंद्र में रहे आम आदमी पार्टी के कंचन जरीवाला। आम आदमी पार्टी के नेता नाटकीय तरीके से लापता हो जाते हैं। गुजरात के सूरत से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का हंगामा होता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया धरने पर बैठते हैं और आखिर हाई वोल्टेज ड्रामे का दी एंड करने खुद कंचन जरीवाला अचानक सामने आते हैं और अपहरण के आरोपों की परतें खुद खोलते हैं। गुजरात चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, राज्य में सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी के नेता कंचन जरीवाला को किडनैप करने का आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर मढ़ दिया है। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से, भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से, वहां पे हार के डर से वहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। इस नाटकीय घटना में क्लाइमेक्स तब होता है जब खुद कंचन जरीवाला किडनैपिंग के आरोपों के बीच भारी पुलिस सुरक्षा के साथ अपना नामांकन वापस लेने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचते हैं। आम आदमी पार्टी ने जरीवाला को सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था। गुजरात चुनावों की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के अपहरण के गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। गुजरात के सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र भर चुके उम्मीदवार कंचन जरीवाला मंगलवार की रात को 8 बजे अचानक से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो बुधवार को पूरी पुलिस सुरक्षा दस्ते के साथ वापस तो लौटते हैं, लेकिन अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए मारा प्रचार दरमियान में अमरा विस्तार में नागरिक द्वारा મને વારવાર કહેવામાં આવતું હતું કે તમે રાષ્ટ્ર વિરોધી છો, ગુજરાત વિરોધી છો, પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી કરી છે, એમાં તમને સમર્થન અમે આપીશું નહીં। મારા વિસ્તારમાં લોકોનો આવો પ્રતિભાવ મળતા મારો અંતરાત્મા કકલી ઉઠ્યો હતો અને મેં અંતરાત્માના અવાજ સાંભળી આવી રાષ્ટ્ર વિરોધી અને ગુજરાત વિરોધી પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી ના લડવાનું મન બનાવીને आम आदमी पार्टी गुजरात की लड़ाई दिल्ली की जमीन से भी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ये लोग कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, इसका भी एक बार आंकलन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब से राजनीति में केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आई है तब से झूठ का नए आयाम स्थापित किए हैं। हर बात पे ही इनका झूठ पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार में नीचे तक घिरे हुए हैं। दरअसल गुजरात में आपके सीएम चेहरे इसुदान गढ़वी ने बीजेपी पर कंचन जरीवाला के लापता होने पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा आपसे इतनी डरी हुई है कि वो गुंडागर्दी पर आ गई है। सूरत ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हमारे कंचन जरीवाला के पीछे भाजपा वाले कुछ दिनों से पीछे पड़े हुए थे और आज वो गायब हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के गुंडों ने उन्हें उठा लिया है, उनका परिवार भी गायब है। भाजपा कितनी गिरेगी? इस बार यहाँ 2 चरणों में मतदान होना है, लेकिन झाड़ू सफाई करने के लिए दमखम लगाए हुए है तो कमल एक बार फिर खिलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज बाजार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 107 अंक चढ़ा, 61,980 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 6 अंकों की मामूली तेजी के साथ 18,409 पर बंद हुआ। निफ्टी में बढ़त भले ही मामूली थी, मगर ये 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर बंद हुई। दोपहर बाद डाउ फ्यूचर्स से आई रिकवरी का फायदा हमारे बाजारों को भी मिला और रिकवरी आने लगी। आखिरी घंटे में निचले स्तर से शानदार रिकवरी बाजार को हरे निशान में बंद करने में कामयाब रही। दिग्गज भले ही रिकवरी दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप मुनाफा वसूली से उबर नहीं पाए। पाकिस्तान में तोशाखाने यानी कि सरकारी खजाने में जमा तोहफों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में पूर्व पीएम इमरान खान की संसद सदस्यता चली गई थी। इन उपहारों में करोड़ों रुपए की घड़ी भी शामिल थी। अब इस घड़ी का खरीदार सामने आ गया है। इसका नाम उमर फारूक जहूर है। जहूर ने दावा किया कि इमरान के पूर्व सलाहकार के कहने पर उसने ही ये घड़ी खरीदी थी। घड़ी घड़ी तख्ता पलट देखने वाले पाकिस्तान में इन दिनों एक घड़ी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन गई है। इस घड़ी की कीमत सुनने से पहले दिल थाम लीजिए। ये घड़ी पाकिस्तानी करेंसी में 2 अरब रुपए की है। इस घड़ी में कई बेशकीमती हीरे जड़े हैं। ये बेशकीमती घड़ी इमरान खान को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उपहार में मिली थी। पाकिस्तान के नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री को विदेशों से जो बहुमूल्य उपहार मिलते हैं उन्हें तोशाखाने में जमा किया जाता है।
लेकिन इमरान पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से तोहफों को बेच दिया। इस आरोप में उनकी संसद सदस्यता चली गई। मंगलवार को पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी पर वो खरीदार सामने आया जिसका दावा था कि उसे ये घड़ी बेची गई थी। इस शख्स का नाम है उमर फारूक जहूर। जहूर नॉर्वे पाकिस्तानी मूल का अरबपति व्यवसायी है जो दुबई में रहता है। उसने दावा किया है कि इस घड़ी समेत 4 बेशकीमती तोहफे उसने 75 लाख दिरहम में खरीदे थे। तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने खरीदा था और मेरे पास है। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। जहूर के मुताबिक 2 अरब रुपए की घड़ी को फरहा गोगी और शहजाद अकबर ने उसे बेचा था। फरहा गोगी इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं, जबकि शहजाद अकबर इमरान खान सरकार के सलाहकार रह चुके हैं। उमर फारूक जहूर का आरोप है उनके खिलाफ इमरान सरकार के दौरान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामले दर्ज किए और उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा था। ये काम शहजाद अकबर के इशारे पर किया जा रहा था। जहूर ने ये भी बताया कि उन्हें फरहा गोगी से शहबाज अकबर ने मिलवाया था। हालांकि इमरान खान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर ने जहूर के इन दावों को खारिज करते हुए ये दावा किया है कि वो कभी जहूर से नहीं मिले। अकबर का दावा है कि जहूर ने उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी जहूर के आरोपों को गलत बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।